हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 3 यूनिट कंप्लीट कवर कर ली है, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमने नई यूनिट स्टार्ट की है वो है अलजेब्रा, और अलजेब्रा की भी हमारी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए। जब आप उनको देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से इक्लन फॉर्म की एप्लीकेशंस यूज की जाती है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, और कौन सी इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है या मैनी सॉल्यूशन रखती है, या फिर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमने कल वीडियो की थी उसमें हमने होमोजीनियस इक्वेशंस में इक्लन फॉर्म्स की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। आज हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, किसमें, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में इक्लन फॉर्म की एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो हमने कल भी देखा था, मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस के c1z इक्वल टू b1, या 2x प्लस के 3y प्लस के 5z इक्वल टू 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो क्या नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती। यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, जीरो से अलग कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। जिसमें जीरो से अलग कोई भी वैल्यू होती है उस इक्वेशन को बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इक्वेशन है 5x प्लस के 6y प्लस के 10z इक्वल टू 11। इसमें हमारी राइट हैंड साइड में वैल्यू कितनी है, 11, जीरो तो नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन भी हमारी क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हम चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है, मैनी सॉल्यूशन रखती है, और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक इक्वेशन का पेयर लिखते हैं। जैसे a11x प्लस के a12y प्लस के a13z इक्वल टू b1, है ना। यहाँ पे b1 डैश कर लो, a21x a22y a23z प्लस के b2, a31x a32y a33z इक्वल टू b3। ये हो गई मेरी 3 इक्वेशंस हो गई, है ना। और ये तीनों इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि राइट हैंड साइड में मैंने जीरो नहीं लिखा। यहाँ पर 3 कांस्टेंट लिखे हैं, b1 b2 b3, उनकी वैल्यू जीरो से अलग कुछ भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हमारा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ए सेपरेशन करते हैं किससे, बी से। ए का किससे सेपरेशन करते हैं, बी से। और यहाँ पर बीच में हम एक सेपरेशन की लाइन बना देते हैं। ये हमारी क्या है, एक सेपरेशन की लाइन है। इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेपरेशन की लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और जो हमारे इक्वल के राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है वो सेपरेशन के राइट हैंड साइड में लिखी जाती है। अब देखो कैसे, a11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड B1 B2 B3। तो गाइज इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स। और क्या करते हैं, जो हमारा ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स होता है उसकी फाइंड आउट करते हैं रैंक। क्या फाइंड करते हैं? रैंक फाइंड करते हैं। ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की क्या फाइंड करते हैं? रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमारे 3 केसेस बनते हैं। 3 केस बनने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं। किसी भी इक्वेशन में जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ अननोन होते हैं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है इक्वेशन में? एक्स, वाई और जेड, 3 है। तो यानी कि नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 3 हमारे नंबर ऑफ अननोन हो गए। क्या हो गए? नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 3, क्योंकि जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ अननोन हो जाएंगे। अब गाइज हमारे 3 केस बनते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। इन तीनों केस की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या नो सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है, मैनी सॉल्यूशन रखती है, या फिर इक्वेशन सोल्वेबल है या इक्वेशन सोल्वेबल नहीं है। ठीक है, तो केस 1 हमारा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। केस 1 में अगर हमारी जो रैंक है, इस ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की हम रैंक निकालते हैं। रैंक ऑफ ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स ए बी, गाइस शॉर्ट में लिखते हैं ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स को ए सेपरेशन बी। ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स ए बी अगर इक्वल नहीं है रैंक ऑफ ए के, ध्यान से देखना है, किसके इक्वल नहीं है? रैंक ऑफ ए के। अगर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है, और ए मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमने ये ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स बनाया है इसमें जो इधर वाला जो पार्ट होता है वो ए पार्ट होता है, और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम तो ये ए सेपरेशन बी बन जाता है, जिसे हम ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं है रैंक ऑफ ए के, तब आप कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस हैं वे इनकंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट हैं और नो सॉल्यूशन रखती हैं। इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन रखती है हमारा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारी मैट्रिक्स ए के रैंक के इक्वल नहीं आती, तब आप कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, वो इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन रखती है। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा? इसमें क्या होगा कि अगर हमारी रैंक ऑफ ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है रैंक ऑफ ए के, यानी कि इस पूरे की रैंक और इस ए मैट्रिक्स की रैंक दोनों इक्वल है, और इक्वल है थर्ड चीज जो हमारी नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है। किसके इक्वल है? नंबर ऑफ अननोन के। तब आप कहेंगे जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रखती है। कैसा सॉल्यूशन रखती है? यूनिक सॉल्यूशन रखती है, और साथ के साथ जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। कैसी है? कंसिस्टेंट इक्वेशन है। यूनिक सॉल्यूशन रखती है और इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है? अगर हमारी रैंक ऑफ ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल है हमारी किसके? रैंक ऑफ ए के। अगर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारी रैंक जो ए मैट्रिक्स है उसके इक्वल है, और
ग्रेटर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल है रैंक ऑफ ए के, और ये वैल्यू ग्रेटर है किससे? द नंबर ऑफ अननोन से। किससे? द नंबर ऑफ अननोन से। किससे ग्रेटर है? नंबर ऑफ अननोन से। तब आप उस केस में कहेंगे कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रखती है। कौन सा सॉल्यूशन रखती है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रखती है। लेकिन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जरूर रखती है, सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन रखती है। क्या रखती है? मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि इक्वेशन में हमें सोल्व करने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कांस्टेंट सी कंसीडर कर लिया, के कंसीडर कर लिया, और कहीं कहीं पर हमें एक कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है, कहीं कहीं पर दो कंसीडर करने पड़ते हैं। वो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बता दूंगी, ठीक है ना। और एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीनों केस का। जो केस 1 है उसमें अगर हमारी ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं है मैट्रिक्स ए के रैंक के, तब जो हमारा सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन होता है और इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होती। लेकिन जो हमारा केस सेकंड होता है उसमें अगर ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारी मैट्रिक्स ए के रैंक के इक्वल है, तब हम कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा सॉल्यूशन रखती है? यूनिक सॉल्यूशन रखती है। और अगर हमारा केस थर्ड है कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल है रैंक ऑफ ए के, लेकिन ग्रेटर है किससे? नंबर ऑफ अननोन से, तब आप कहेंगे जो इक्वेशन है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रखती है और साथ के साथ कौन सा सॉल्यूशन रखती है? मैनी सॉल्यूशन रखती है। ठीक है, आया आपको समझ में? अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब बनाते हैं ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स ए बी कैसे बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट्स रखेंगे और राइट हैंड साइड में इक्वल के इधर वाली सारी कांस्टेंट वैल्यूज रखेंगे। तो इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं इस सेपरेशन लाइन से। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 1 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1। यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 3 1 और माइनस के 2, यहाँ पर 2 4 और 7। ठीक है, और कितना है? -3 -2 और 7। ये क्या है? हमारी कांस्टेंट वैल्यू। ये रख देंगे हम राइट हैंड साइड में। अब गाइज जिस तरीके से हम अपने सिंपल जो मैट्रिक्स होता था उसकी रैंक निकालते थे, उसी तरीके से इसकी भी रैंक निकालेंगे, है ना। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो देख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 0 बनाना है। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वैल्यू होती है उसके नीचे वाली वैल्यूज़ को क्या बनाते हैं? सबसे पहले 0 बनाते हैं। तो R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1, साथ के साथ R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1, R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1। अब करते हैं 1 1 1, दिस इज माइनस के 3। इसको क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो 0 कैसे बनेगा? R2 में से क्या माइनस कर दिया? 3R1, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। इसको 0 बनाएंगे तो 1 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस के 2। इसको 0 बनाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 5। अब इसको 0 बनाएंगे माइनस के 2, 3 3 जा 9 एंड माइनस के 2 प्लस के 9, तो कितना हुआ? प्लस के 7। अब इसको 0 बनाएंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस R3 इक्वल टू R3 माइनस 3 R3 माइनस 2R1 करा, तो ये 0 हो गया। अब इसको 0 बनाएंगे तो R3 माइनस 2R1, तो 4 2 1 जा 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसको करेंगे 7 2 1 जा 2, तो 7 माइनस 2 5। इसको 0 बनाएंगे तो 7 3 2 जा 6 और 6 हो गए हमारे प्लस के, तो 7 प्लस 6 कितना हुआ? कुल मिलाकर 13। तो गाइज ये बताइए क्या ये मेरी इक्वलन फॉर्म है? नहीं, क्योंकि नीचे से जब हमने देखा लेफ्ट से उसके चारों तरफ नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि 0 नंबर नंबर नंबर
जहाँ भी ऐसा मिल जाएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, इक्वलन फॉर्म। तो इसका मतलब है कि इसे मुझे नेक्स्ट नंबर को जीरो के इक्वल वाले नंबर को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो कैसे जीरो बनाएंगे, R3 में R2 प्लस कर दूँ तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो अब यही ऑपरेशन लगाऊंगी मैं। ये है 1 1 1 -3 0 -2 -5 7 0 -2 + 2 0 5 और -5 0 13 and 7 20। अब देखो गाइज, नीचे से चेक करते हैं और लेफ्ट से चेक करते हुए जाते हैं। तो नीचे से चेक करा तो यानी कि इस रो में देखना है, इस रो में लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट में सबसे लास्ट वाली जीरो ये है। अब देखो क्या इस जीरो के चारों तरफ नंबर है, क्या हमारी ये वाली फॉर्म बन रही है। तो देखो जीरो, जीरो के ऊपर नंबर नंबर नंबर, तो हमारी क्या है ये, इक्वलन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, इक्वलन फॉर्म। अब इक्वलन फॉर्म बनने के बाद अब हम रैंक चेक करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये हमारा क्या है, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है ना, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की जो रैंक है, कितनी रैंक है, इस पूरे की रैंक चेक करेंगे। तो पूरे की रैंक कितनी है, इसमें क्या सारी जीरोज है नीचे वाली रो में, नहीं। इसमें सारी जीरोज है, नहीं। इसमें सारी जीरोज है, नहीं। तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इसमें एक भी जीरो, एक भी रो ऐसी नहीं जिसमें सारे जीरो। तो 1 2 3, तो कितनी रैंक हो गई, 3। रैंक कितनी हो गई, 3। अब रैंक चेक करेंगे किसकी, ए की चेक करेंगे। तो अब ए हमारा इतना मैट्रिक्स होता है, देखो जिसपे मैं बॉक्स बना रही हूँ। अब इसको भूल जाना है आपको, ये 3 7 20 जो भी है इसको भूल जाओ। अब हमारा ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है जो हमारा इधर वाली वैल्यूज को यूज करके बनता है। तो इसमें ये वाली तीनों रो, इस रो के तीनों एलिमेंट कितने हैं, जीरो हैं। यहाँ पर सारे जीरो नहीं है, यहाँ पर सारे जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रैंक हुई, कितनी रैंक हुई, रैंक 2 हो गई ना। क्योंकि रैंक क्या होती है, व्हाट इज रैंक, रैंक होती है, रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो होती है ना हमारी रैंक। और ए बी की रैंक 3 है और ए की रैंक कितनी है, 2 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये दोनों रैंक क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारा कौन सा केस बन गया, केस 1। और केस 1 में क्या होता है, केस 1 में क्या होता है कि जब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारी मैट्रिक्स ए के रैंक के इक्वल नहीं होती, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होती है, नो सॉल्यूशन रखती है। इनकंसिस्टेंट तो होती है, साथ के साथ कौन सा सॉल्यूशन रखती है, नो सॉल्यूशन रखती है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, अनसोल्वेबल। कैसी होती है इक्वेशन, अनसोल्वेबल, यानी कि इस तरह की इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। तो समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x - y प्लस के 3z = 8 -x + 2y + z = 4 3x प्लस के y माइनस के 4z = 0। ठीक है, देखो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है। देखो तीनों जीरो नहीं है, अगर तीनों जीरो होते तो होमोजीनियस इक्वेशन में कंसिडर करते। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू जीरो है, तब भी ये इक्वेशन कौन सी हमारी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाएंगे। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, सेपरेशन के इधर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और सेपरेशन के इधर इक्वल वाली सारी वैल्यूज। तो 2 -1 3 -1 2 1 3 1 माइनस के 4 8 4 0। ठीक है,
तो गाइज मैंने आपको बताया है कि हम किसी भी वैल्यू को इंटरचेंज कर दें तो रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं R1 को R2 में चेंज कर लेती हूँ जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये हुई हमारी -1 2 1 एंड साथ में वैल्यू 4 -1 2 1 4, ये 2 -1 3 8, ये 3 1 -4 और 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 = R2 + 2R1 कर दूँ, क्योंकि 2 1 जा 2, प्लस के 2 और माइनस के 2 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर लगेगा R3 = R3 + 3R1। ठीक है, तो अब करते हैं। ठीक है, तो R2 = R2 + 2R1, यानी कि 2 और 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2, तो 2 + 2 0। ऐसे ही -1 और 2 2 ज़ा 4, तो -1 + 4 कितना हुआ 3। ऐसे 3 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 5, 8 और 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 8 16। सेम ऐसे ही थर्ड रो में करेंगे, 3 3 1 ज़ा 3 और 3 - 3 0। गाइज ऐसे 1 3 2 ज़ा 6 और 6 और 1 7, माइनस के 4 और 3 1 ज़ा 3, -4 + 3 = -1, 0 + 3 4 ज़ा 12, तो 0 + 12 कितना हुआ 12। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है क्योंकि 0 के चारों तरफ कहीं भी नंबर नहीं है। तो हम एकदम से क्या चेक करेंगे, उसके जस्ट बराबर वाला, और जस्ट बराबर वाले नंबर को 0 के जस्ट बराबर वाले नंबर को क्या बनाएंगे, सबसे पहले 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 0 कैसे बनेगा, तो ऑपरेशन लगाते हैं, R3 = 3R3 - 7R2। ठीक है ना, 3R3 - के 7R2, क्योंकि 3 7 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21। गाइस ये सब टिप्स और ट्रिक मैंने आपको जब इक्विवेलेंट फॉर्म, सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी सिखाई थी क्लास 1 में, तो वहीं पर बता दी थी, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, -1 2 1 4, R1 और R2 में तो कोई चेंज नहीं है तो उनको एज इट इज रखेंगे। 3 5 16, ये 0, 3 7 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21, 21 - 21 इज 0। अब करेंगे माइनस के 3 एंड 7 5 ज़ा 35, माइनस के 3 एंड 7 5 ज़ा 35, कुल मिला के वैल्यू -38। अब इस वैल्यू को चेंज करेंगे, 12 3 ज़ा 36 माइनस 16 7 ज़ा 112, तो माइनस कर देंगे, 12 - 6 6, 10 - 3 इज 7। तो वैल्यू हो गई हमारी -38 और +76। देखो गाइस, रैंक में हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या इस इक्वेशन को 38 से डिवाइड कर दूं, उससे क्या होगा कि ये हमारा थोड़ा सोल्व करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि 38 1 ज़ा 31 और 38 2 ज़ा 76। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे अपना, R3 = R3 को डिवाइड किससे करेंगे, 38 से। जब R3 को 38 से डिवाइड करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे वाली -1 और +2, और सारी वैल्यूज़ कैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो गाइस जब डिवाइड किया तो हमारी वैल्यूज़ हो गई, 38 को डिवाइड करेंगे, 38 को -38 से डिवाइड किया तो -1 और माइनस से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब +1, और -38 को -38 से डिवाइड करा -76 को, तो वैल्यू आई हमारी 2। ठीक है,
तो गाइज अब देखो ये इक्वलन फॉर्म है, क्योंकि इस जीरो के चारों तरफ क्या है, हमारे नंबर्स है। इस जीरो के चारों तरफ क्या है, नंबर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की, अब जब इक्वलन फॉर्म हो गई तो रैंक निकल जाएगी। तो ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स में हम पूरे को कंसीडर करते हैं, तो पूरे की रैंक कितनी है, क्या इसमें कोई ऐसी रो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, नहीं। तो सारी की सारी रोज को कंसीडर करेंगे, 1 2 और 3। तो रैंक ऑफ ए भी कितनी है, 3। अब रैंक ऑफ ए में किसको कंसीडर करते हैं, जो सेपरेशन से लेफ्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला सारा पार्ट। इसमें भी सारी जीरोज नहीं है, यहाँ पर भी सारी जीरोज नहीं है, यहाँ पर भी सारी जीरोज नहीं है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी कितनी आ गई, 3। तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू किसके है, रैंक ऑफ ए के। जब हमारा ये केस हो जाता है फिर हम उसके बाद किसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स को। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, कितने हमारे वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 3 ना, एक्स वाई जेड। तो नंबर ऑफ अननोन भी कितने हो गए, नंबर ऑफ अननोन भी हमारे हो गए 3, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन 3 है ना, और उतनी रैंक भी हमारी 3 है। रैंक बी ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है, मैट्रिक्स ए की रैंक भी 3 है, और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा केस बन गया, केस सेकंड। और केस सेकंड में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। कैसी इक्वेशंस होती है, यूनिक सॉल्यूशन के साथ जो हमारी इक्वेशंस होती हैं कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स AX इक्वल टू बी। क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती है ना, और इक्वेशंस रखती हैं सॉल्यूशन। जो हमने फर्स्ट केस 1 किया था उसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे तो सॉल्यूशन इक्वेशंस हमारी रखती है। ठीक है, तो AX इक्वल टू बी का मीनिंग क्या हुआ, जो हमने ऑग्मेंटेड मैट्रिक्स बनाया है उसमें जो हमारा A है, A हमारा ये वाला पार्ट होता है, इसको रखेंगे -1 2 1 0 3 5 0 0 1। और गाइज x क्या होता है, x होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3, एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ अननोन वही वैल्यूज होती है जिनके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और b क्या होता है, हमारा सेपरेशन के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, जो हमारी 4 है, 16 है, 2 है। अब क्या कर देंगे, अब तो बस हमारे लिए बहुत ईजी है। क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही तो करेंगे। -1 2 1 की एक्स वाई जेड में करेंगे तो माइनस के एक्स प्लस के 2y प्लस के जेड। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, 4। अब करेंगे 0 3 5 की 0 की मल्टीप्लाई एक्स में 0, 3 की मल्टीप्लाई वाई में 3y एंड 5 की मल्टीप्लाई जेड में 5z, और इक्वल में वैल्यू है 16। ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे 0, और 1 की मल्टीप्लाई जेड में करेंगे तो कितनी वैल्यू आई, 2। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जेड की वैल्यू की हेल्प से कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हम पुट इन फर्स्ट कर दे तो y की निकल जाएगी। यहाँ पर रखो 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16, 3y प्लस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 16। तो वैल्यू भी 3y प्लस के 10 इधर जाएंगे तो माइनस के 10, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। और y की वैल्यू 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हो गई मेरी 2। कितनी हो गई y की वैल्यू गाइस, 2। 3 2 जो 6 होता है ना, तो y की वैल्यू हो गई 2। अब y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, और y और z की वैल्यू को किस में पुट कर दूंगी, 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो यहीं पर कर देती हूँ, देखो माइनस के x एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी होती है, 2, z की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 6। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 2। तो एक्स की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी हो गई मेरी, 2। तो गाइज एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 2। जब हम
एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रॉपर वैल्यूज निकाल लेते हैं। कोई भी नंबर्स होते हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह के जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन हमारे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और हमें किस तरीके से पता चलता है कि हमारे कौन से सॉल्यूशन हैं, तो उसमें जब हमारी तीनों चीज़ें इक्वल आ जाए, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी इक्वल हो, हमारी मैट्रिक्स ए की रैंक भी इक्वल हो और इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन के, तब हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। और आगे क्या करते हैं हम, ए एक्स इक्वल टू बी करते हैं। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन क्या होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड। ए वैल्यू कौन सी होती है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है सेपरेशन से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, और सेपरेशन के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू किसकी होती है, बी की वैल्यू। तो गाइज इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर लिया, कौन कौन सी, एक्स की, वाई की और जेड की। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड वाला केस। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, एक्स प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 30। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाएंगे। तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1, और इधर एक्स वाई जेड कोफिशिएंट है 1 2 3, सेपरेशन कर लेते हैं सबसे पहले ना, फिर 1 4 7 और ये 6 14 30। अब क्या करेंगे, इक्लन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, और इक्लन फॉर्म से हम क्या निकाल लेते हैं, रैंक निकाल लेते हैं। तो क्या हुई, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। R2 में से R1 को माइनस किया और R3 में से R1 को माइनस करा, तो क्या वैल्यूज हुई मेरी, 1 1 1 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 6 8, ऐसे ही 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6 एंड 30 माइनस 6 इज 24। ठीक है गाइज, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभी ये इक्लन फॉर्म नहीं है क्योंकि इस जीरो के चारों तरफ नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वाले नंबर को जीरो बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R2 कर दूं, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 0, तो 0 बन जाएगा, बड़ा इजी है। तो 1 1 1 साथ में 6 0 1 2, ये तो एज इट इज रहेंगे, 0 3 माइनस 3 0, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, 8 3 जा 24 और 24 माइनस 24 इज 0। तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो गई, अब देखो गाइज, इस रो में सारे के सारे एलिमेंट 0 है, तो नीचे से देखने के लिए बोला है और लेफ्ट से चेक करते हुए बोला है मैंने। तो नीचे सारी 0 हो जाए तो उसको तो चेक नहीं करेंगे इक्लन फॉर्म के लिए, इससे ऊपर चलेंगे। तो इसके ऊपर जो ये 0 है, इसके ऊपर भी नंबर, बराबर में भी, दोनों साइड नंबर है, तो ये हमारी क्या है, इक्लन फॉर्म। क्या है, इक्लन फॉर्म। अब इक्लन फॉर्म निकलते ही बस रैंक निकल जाती है। तो रैंक कितनी हुई मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक कितनी है भाई, ये पूरा का पूरा हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, ये वाली रो पूरी की पूरी 0 है, तो इससे अलग जो है उनको चेक करेंगे, क्या इसमें सारे 0 है, नहीं, इसमें सारे 0 है, नहीं। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी कितनी हो गई, 2। अब किसको चेक करेंगे, रैंक ऑफ ए को। अच्छा, ए कौन सा होता है, ए हमारा ये मैट्रिक्स होता है। अब इसमें भी ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स 0 है, इसमें सारे एलिमेंट 0 नहीं है, इस रो में इसमें सारे 0 नहीं है, तो यानी कि रैंक ऑफ ए बी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो रैंक ऑफ ए बी 2, रैंक ऑफ ए 2। अच्छा ये बताओ, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, तो कितने वेरिएबल्स है, 3 x y और z, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 3। तो ये हमारा कौन सा केस बनता है, चेक करते हैं कौन सा केस बना, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू है रैंक ऑफ ए के, क्योंकि ये वैल्यू 2 और ये भी 2, और ये किससे लेस देन है, नंबर ऑफ अननोन से।
नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है ना, और नंबर ऑफ अननोन में नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं, 3 है, तो यानी कि केस थर्ड हुआ। कौन सा केस हुआ, केस थर्ड। और केस थर्ड में हमारा क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है और साथ के साथ कंसिस्टेंट के साथ होता है मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यूनिक सॉल्यूशन में किया था ax इक्वल टू बी बनाया था, सेम ऐसे करेंगे। ए को लिखते हैं x क्या है, एक्स वाई जेड, और b की वैल्यू लिखते हैं। वो हम हमारा जो मैट्रिक्स इक्लन फॉर्म वाला होता है उससे सारी वैल्यूज लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 1 1 2 1 1 1, ये है 0 1 2, और ये 0 0 0, और इधर राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, 6 8 और 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 8 और 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर देंगे, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 1 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स वाई और जेड में। तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स, 1 की मल्टीप्लाई वाई में वाई, 1 की मल्टीप्लाई जेड में जेड, जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड में, 6 के इक्वल है। 0 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई वाई में करेंगे वाई, और 2 की मल्टीप्लाई जेड में करेंगे 2z, किसके इक्वल है 8 के। और गाइस जब थर्ड रो की करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से, 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन, तो एक को कंसीडर करना पड़ेगा, तो किसी को भी कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने माना जैसे लेट z इक्वल टू के, z कितना है k, तो z की वैल्यू क्या है यहाँ पर रखेंगे, तो y प्लस 2k इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हो गई 8 माइनस 2k। गाइज आपको ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लग रहे होंगे, लेकिन जो एग्जामिनर पूछता है वो क्वेश्चन सिर्फ आपसे यहाँ तक पूछता है, और यूनिक सॉल्यूशन में वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ लेता है, अदरवाइज वैल्यूज नहीं पूछता, ठीक है। तो बस ये पूछा जाता है कि मैनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है इक्वेशन, या सोल्वेबल है या नहीं है। तो जो कंसिस्टेंट होगी वो सोल्वेबल भी होगी, है ना, ठीक है। अब y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की, तो पुट इन फर्स्ट कर देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 माइनस 2k, z की वैल्यू k इक्वल टू 6, तो y प्लस 8 माइनस 2k प्लस k माइनस k इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 6 प्लस k माइनस k 8, तो 6 माइनस 8 माइनस k 2 प्लस k गाइज x, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2 प्लस k, यहाँ पर 8 माइनस 2k प्लस k माइनस k, और प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के, तो 6 माइनस 8 माइनस 2 और प्लस के, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2 प्लस के, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा थर्ड केस के क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, केस 1 भी कर लिया है, केस 2 भी और केस थर्ड भी। पर आपको, अगर आपने वीडियो, आप मेरे चैनल के होम पेज पर नहीं है, अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले आप पहले इक्लन फॉर्म वाली वीडियो और एप्लीकेशन ऑफ इक्लन फॉर्म पार्ट 1, और आज जो हम कर रहे हैं पार्ट 2 किया है हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्लन फॉर्म का। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और गाइज जो एक बैच चल रहा है 60 डे बैच, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, और इसकी जितनी भी PDF हैं, अभी तक हमारी 17 से 18 क्लासेस हो चुकी हैं, सभी की सभी PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप। और गाइज आप जो TGT DSSB TGT और PGT के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जिसका मैंने 20 डेज़ का कोर्स भी कराया हुआ है आपको यूट्यूब पर, उसकी PDF परचेज कर सकते हैं। PDF की कॉस्ट ओनली 49 रुपीज़ है। और आप TGT के MCQs परचेज कर सकते हैं, जो MCQs 1500 है, जिनका लाइव सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे कराती हूँ, जिसमें
सॉल्यूशन हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में है, हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। ठीक है, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं पीडीएफ को। उसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है, जिसमें 1500 एमसीक्यूज है जो कि मैंने 17 से 18 बुक से लेकर बनाए हैं। और आप पीजीटी के एमसीक्यूज भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है, जिसमें 52 टॉपिक्स हैं और शुरू के 17 टॉपिक्स के आपको आंसर भी दिए गए हैं, क्योंकि बाद के टॉपिक्स हमारे थ्योरी बेस हैं, उनको मैं आपको थ्योरी के साथ करा दूँगी यूट्यूब पर लाइव ही। ठीक है, तो परचेज करिए और जो ये हमारा बैच है इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।